प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात अभी तक तो खबरों का मौजू बने हुए थे, टॉक शोज का मौजू बने हुए थे, लेकिन आज पहली मरतबा पार्लियामान में इस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। कुछ तजावीज़ सामने आई हैं, कुछ शिकवे हुए हैं, कुछ मजाक भी कहीं कहीं उड़ाया गया है, लेकिन बहरहाल एक बहुत सैर हासिल गुफ्तगू मुज़ाकरात के मौजू पर पहली मरतबा पार्लियामान में हुई है। मसलन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी तो बनाई गई, लेकिन उसके बाद फिर जो रवैया इख्तियार किया गया वो रवैया मुनासिब नहीं था। राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामान में खड़े होकर तहरीक इंसाफ से किस तरह से शिकवा किया है, जरा आप देख लीजिए। शेर अफजल साहब ने जो बात की है, बानी पीटीआई ने इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी को बनाने के बाद बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। आप उनसे जाके ये कहें कि जी ये कमेटी है और हम इसमें सीरियस हैं और हम बात करना चाहते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग करना चाहते हैं। हम स्पीकर साहब से ये कहेंगे कि वो ये मामला जो है वो प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस करें। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू का हवाला दे रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। शेर अफजल मरवत ने क्या कहा है? शेर अफजल मरवत ने एक कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है, पार्लियामान की कमेटी जो इस मुज़ाकरात के मामले को देखे। सुन लीजिए शेर अफजल मरवत आज पार्लियामान में खड़े होकर क्या कह रहे थे। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं? क्या गलतियां हैं, क्या हमारे रिवार्ड होने चाहिए, क्या हमारी फिक्र होनी चाहिए, और क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि इस मुल्क को इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकाले? ख्वाजा आसिफ साहब को दूसरी तरफ शिकवा यह है कि एक तरफ सिविल नाफरमानी की बात की जा रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। वो समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर या गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कौमी असेंबली के फ्लोर पे क्या कहा है, आप ये भी सुन लीजिए। गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें, साथ जो है कॉल दें सिविल नाफरमानी की, और उसके बाद के मुज़ाकरात भी होने हैं। अगर इन चीजों को, इस स्पिरिट को बढ़ावा देना है तो मरवत की जुबान बोलें, उसी जुबान में आपको जो है रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन कोई और जुबान बोलेगा, किसी और लहजे में बात करेगा, उसमें तलखी होगी, तो फिर तलखी जो है वो तलखी कोई दावत देती। इस सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुशामदीद। नईम हैदर पंजौता साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आज कदर संजीदा गुफ्तगू हुई है बैरिस्टर साहब मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ हनीफ अब्बासी साहब जो हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दुल्हन तैयार हो और दुल्हन ने आना ही ना हो तो फिर दुल्हन के तैयार होने का फ़ायदा क्या है। अब पार्लियामान के अंदर गुफ्तगू कुछ हो रही है, पार्लियामान के बाहर कुछ हो रही है। हनीफ अब्बासी साहब ने क्या कहा है, जरा सुन लीजिएगा, फिर मैं आपके सामने सवाल रख देता हूँ। इस तरह के दुल्हन वैसे तैयार हुई और दूल्हा आने वाला ना हो, ये तो खुद ज़ाती तौर के ऊपर मैं कहूँगा कि दुल्हन ने खुद ही तैयारी कर ली है, दूल्हे का भी मूड ही कोई नहीं कि वो जाके बारात लेके जाए। तो अगर उन्होंने कर ली है तो ठीक है, कैरी ऑन रखें, कीप इट। तो बैरिस्टर साहब मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मुज़ाकरात के लिए कुछ चीज़ें तय करना ज़रूरी होती हैं, और आज जो हवा का एक ठंडा झोंका ऑपोजिशन बेंचेस से आया है, मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है। एक सीरियसनेस लेवल को जो है इसकी रिफ्लेक्शन करती है। बिल्कुल जिस तरह ख्वाजा साहब ने भी कहा कि मरवत साहब ने जिस तरह कहा कि हमारी तो कमेटी है, आप भी कमेटी बनाएं, वो बैठें और टीआरस तय करें, और ताकि आगे बढ़ा जाए, आगे चला जाए। बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब की ऑल इज वेल जो बयान था, या गुडी गुडी वाला बयान था, या सब अच्छे की रिपोर्ट आप लोग दे रहे हैं, वो बयान था, उससे डैमेज किया है कमेटी की साख के ऊपर जो है वो बिल्कुल असरअंदाज हुआ है। और इसीलिए मैं 12 दफा इस पूरे पिछले हफ्ते में यही कहता रहा कि इनकी गारंटी कौन देगा, और इनका यूटर्न जो एक यूटर्न का वतीरा है, या एक हर बात करके उससे मुड़ जाना, ये एक जो आपस में इनकी बातों का मिलाप ही नहीं है, उसकी गारंटी कौन देगा? क्योंकि एक लीडर एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है। और आज पार्लियामेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो बातें हुई बड़ी खुशाइन थी दोनों तरफ से। हमने भी उनको कहा कि जी आप जाएं, स्पीकर साहब के पास आपकी कमेटी जाए, और बिल्कुल आपका सीरियसनेस लेवल उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और इस वहां पे ये बात जरूर होनी चाहिए कि जी आप कितनी एम्पावर्ड कमेटी हैं। ये भी बता दें कि जो फैसला होगा, जो डिस्कशन या डिस्कोर्स होगा, जो तय पाएगा, उस पर क्या अमल दरामद भी हो पाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि हमने तो 2 पॉइंट एजेंडा नहीं दिया, हम तो ये कहते हैं कि एजेंडा मिल बैठ के बनाया जाए, और तमाम तर चीजों पे आउटस्टैंडिंग जितने भी इश्यूज हैं उन पर डिस्कशंस हो, और उन पे डिस्कोर्स हो, उन पे डायलॉग हो। सर ये कमेटी अब क्या स्पीकर साहब बना रहे हैं? ना कभी टकराए हैं, ना कभी पीछे हटे हैं,
जी सॉरी, स्पीकर साहब बनाएंगे कमेटी? हुकूमत की कमेटी कौन बनाएगा? नहीं, स्पीकर साहब नहीं बनाएंगे। हम हुकूमत ऑब्वियसली भी हुकूमत ही बनाएगी, अपने इत्तेहादियों से बातचीत भी करके और उनको भी कमेटी में शामिल करेगी। लेकिन स्पीकर साहब के पास जाना तो इनकी 5 रुकनी कमेटी ने है, और वहां पे जाके फॉर्मली जो है वो, ताकि उनको बताया जाए कि जी हम बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर तो किसी सियासी जमात की तरफदारी नहीं कर रहा होता, उसने तो हाउस को रन होता है, और ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब ये बातें हो गई हैं एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, ये तमाम तर चीजें जो है, अब हाउस पार्लियामेंट्री फोरम एक बड़ा जबरदस्त और अच्छा फोरम है, उसको बरूकार लाते हुए, इस्तेमाल करते हुए चीजों को आगे बढ़ना चाहिए। हम तो 10 महीने से एक ही बात कर रहे हैं कि डायलॉग, डिस्कोर्स, डिस्कशन जो है, बातचीत होनी चाहिए। और ऑपोजिशन बेंचेस पे जाके वजीर आजम पाकिस्तान ने उस टाइम पे भी, मैं समझता हूँ कि आइसबर्ग मेल्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन इनके कानों पे छुई नहीं देंगी। और अब जो है ये मुज़ाकरात की बात करें, अगेन वेरी स्टेप फॉरवर्ड इन द राइट डायरेक्शन। हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं कि ये मुज़ाकरात की बात करें। हम मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे, ना हटने वाले हैं, हम मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन तो वैसे सर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्या है कि वो जो आप कहते थे कि शराइत, पेशगी शराइत के साथ बात नहीं होगी, तहरीक इंसाफ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अब ये है कि पेशगी शराइत से पीछे हट गई है? मेरे ख्याल से पीछे हटना पड़ेगा और पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जब एजेंडा तय होगा तो वो एजेंडा इकट्ठे बैठ के तय करना है, और टीओआर जो तय होंगे वो इकट्ठे बैठ के हमने करने हैं, एज अपोज टू बस जस्ट वन साइडेड एजेंडा या 1 या 2 पॉइंट एजेंडा जो इन्होंने हमें थमा दिया है। और इसके ऊपर अभी अंटिल रिसेंटली, क्योंकि 15 को इनकी सिविल नाफरमानी की कॉल थी, एंड आई थिंक बेटर सेंस प्रिवेल की है कि उसको उन्होंने मौखर किया है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ये एक तलवार हमारे पे लटका के और बंदूक हमारी कनपट्टी पे रख के हमें कोयर्स या ड्यूरेस कर रहे थे मुज़ाकरात करने के लिए, तो वो तो उस तरह पॉसिबल नहीं होता। सही है। नहीं मैदर पंजोता साहब, अब ये सिविल नाफरमानी जब तक मुज़ाकरात चलेंगे तब तक नहीं होगी, यानी ये एक अनलिमिटेड टाइम के लिए, इनडेफिनेट पीरियड के लिए मुअत्तल कर दिए गई है ये तहरीक, इसकी अनाउंसमेंट नहीं आने जा रही, और कोई पेशगी शराइत नहीं है तहरीक इंसाफ की, ऐसा ही है? बहुत शुक्रिया सर भाई, आपने मौका दिया। देखें, खान साहब की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आया है और उन्होंने कहा है कि हमारे तमाम पॉलिटिकल बिजनेस जो है उनको किया जाए, और 9 मई है वो जुडिशल कमीशन बनाए। अब जुडिशल कमीशन और है वो रिहा ना किया गया नाफरमानी, 7 रुकनी कमेटी जो है, पहले 5 थी, 2 खान साहब ने और लोग ऐड किए, जिसके पास इख्तियार है कि वो बातचीत करे इस मामले के ऊपर। तो हमारी तरफ से तो वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया। अब हमारी तरफ से कमेटी जब बना दी गई है, दूसरी तरफ से कमेटी अगर बनती है, जो कि आज बात की गई है, तो बिल्कुल बने। लेकिन कोई ये समझे कि इमरान खान को माइनस किया जाएगा, या जो बातचीत है वो उसके अंदर जो है मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे, या जो हमारी डिमांड्स हैं वो नहीं होगी। देखिए, हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसमें इनका क्या नुकसान? तो आप ये कह रहे हैं कि जो कमेटी है वो बाइख्तियार नहीं होगी, यानी माइनस करने से आपकी क्या मुराद है? पंजोता साहब, आप कह रहे हैं कि कमेटी बाइख्तियार नहीं होगी, वो हर बात में फिर ये कहेगी कि जी हमें पूछ लेने दीजिए, हम जरा अडयाला का एक चक्कर लगा कर आएंगे, पूछ कर आएंगे, फिर आपको बताएंगे। इनकी तरफ से कोई बात आती है कि जनाब हमारी तरफ से ये राय है, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ने उसके ऊपर राय तो खान साहब से लेनी है। हतमी तो कोई अमेंडमेंट आती है, कोई चीज आती है, कोई प्रपोजल आती है, कोई चीज आती है। अब इनकी मुज़ाकराती फॉर एग्जांपल 5 रुकनी कमेटी है, ये 7 है, तो क्या वो अपने चेयरमैन से या इनके जो सीनियर और होंगे लोग उनसे बात नहीं करेंगे? तो खान साहब तो जेल में, तो अगर वो बाहर होते तो 1 मिनट में फोन पे बात हो जाती कि ये बात हुई है। तो वे एक गलत तासर है कि इमरान खान के, देखें इस जमात का चेयरमैन कौन है? इमरान खान। और अगर उसका कोई MNA है, सेनेटर है, या कोई कमेटी का मेंबर है, तो उसकी जमात का मेंबर है ना। आप उसके बगैर कैसे कोई बात आगे बढ़ा सकते हैं? तो जब उसने खुद ही कह दिया है कि मैं ये टीम तश्कील दे रहा हूं, फिर इसका मतलब है कि वो उसने अपनी मर्जी से दिया और वो इस बात को इंडोर्स कर रहा है। सही है, लेकिन इसमें एक बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो बैरिस्टर साहब, जो हम देखते हैं जब भी मुज़ाकरात होते हैं, पंजोता साहब, एक अगर आपने जो बात की मैं जवाब ले लूं बैरिस्टर साहब से, कि हम देख रहे थे कि जब इलेक्शन के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया था, आपको याद होगा, उस वक्त भी कमेटी बन गई थी और कुछ बातचीत का आगाज भी हुआ था, लेकिन वो नतीजा खेज नहीं हो सके फिर मुज़ाकरात। उसमें भी यही होता है कि टाइम आप मांगते हैं, फिर अपनी लीडरशिप से डिस्कस करते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है कि अगर तहरीक इंसाफ की कमेटी बाख्तियार होने के साथ साथ अपने बानी चेयरमैन से मुशावरत भी कर ले और उनसे अप्रूवल भी ले ले, तो क्या इसमें हुकूमत को कोई एतराज रहेगा?
असद साहब, हमें बिल्कुल एतराज किसी चीज पे नहीं है। हमारी सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन जो है कि ये कमेटी कितनी एम्पावर्ड है, इस कमेटी की गारंटी कौन देगा कि जो बात ये यहाँ पे तय होगी थ्रू मुज़ाकरात या डायलॉग या डिस्कोर्स, वो मुज़ाकरात में उसको उन मुज़ाकरात के हतमी फैसलों को अमली जामा भी पहनाया जाएगा और उन पे मनोहन अमल दरामद भी कराया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो इसी चीज का है। मैं तो सजेस्ट करूंगा, और ये कतन ये मेरे ख्याल से खुद ही कहीं अखज़ करके बैठ गए कि माइनस इमरान खान की मुज़ाकरात की कोई बात करे, कोई नहीं कर रहा इस हवाले से बात, और किसी ने बात नहीं की। हम बिल्कुल जानते हैं कि वो उस पार्टी के वो चेयरमैन है, और अगर मुज़ाकरात कहीं आगे बढ़ने हैं तो हमें भी ये एतबार दिलवाया जाए कि जो फैसले होंगे मुज़ाकराती अमल के बाद, जो कुछ होगा तो उसमें जो डिसीजन आएगा उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, उसकी एग्जीक्यूशन भी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक बात करें, आपकी पार्टी के कुछ लोग बातें करें और फिर वो डिसीजन जब हो जाएं तो उसके बाद फिर आप यू टर्न ले लें, आप कहें जी नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, क्योंकि ऐसा हुआ है माजी में, और माजी में इसकी कई मिसालें हैं जिसपे एक बात जब की तो फिर यू टर्न ले लिया गया, और उस यू टर्न के बाद जो है फिर कहा गया नहीं ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, हम अपनी बात से फिर भी जाए तो क्या मामला। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बेशक वो मीडिया से क्योंकि मुखातिब होते हैं अपनी जेल प्रोसीडिंग्स में या ट्रायल की प्रोसीडिंग्स में, तो वो बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होकर कहते हैं कि ये कमेटी जो मैंने बनाई है फुली एम्पावर्ड है और जो भी फैसला होगा उसको मनोहन तस्लीम किया जाएगा, और जो डिसीजन आएगा उस पर एग्रीमेंट होगा और उसको एग्जीक्यूशन वैसे साहब आप ये नहीं हो सकता कि जी आप भी बड़ा होपफुल है। हो सकता है एक आखिरी बात जी एक आखिरी बात करता हूँ, ये नहीं हो सकता कि जब इनकी पेशी इनकी पार्टी के लीडरान की या लोगों की पेशी अडयाला में हो, ये बाहर जो है सब कुछ हमें एतमाद भी दिलाने की कोशिश करें, वहां पे जाके फिर आगे से डांट डपट हो जाए और कहा जाए कि जी सब कुछ गुडी गुडी है और आप लोग तो जो है सब अच्छी की रिपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शेर अफजल मरवत साहब ने भी यही बात की कि जो ऑल इज वेल का जो एक बयान है खान साहब का, तो उसमें बिल्कुल डैमेज किया है इस कमेटी को, इस कमेटी की साख को जो है वो उस पर असरअंदाज हुई है। ये बात तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रीनेगोशिएशन का जो प्रोसेस है उसको रीस्टार्ट करें, या इस कमेटी के ऊपर एतमाद का जो बहाली की जो बात है उसको दोबारा से मगर वैसे साहब ये मुझे बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मुज़ाकरात का मौजू है वो तो आपको भी पता है, तहरीक इंसाफ को भी पता है। एक वो कहते हैं कि मैंडेट का ऑडिट किया जाए 8 फरवरी के, आप समझते हैं कि अगर ये होना है तो ये तो ट्राइब्यूनल्स के थ्रू होना है। अब ट्राइब्यूनल्स अपना काम कर रहे हैं, वो जल्दी करें या देर से करें। जुडिशल कमीशन के क़याम आप अता तारड़ साहब मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब भी, कि इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट्स मौजूद हैं। 9 फरवरी का कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। बाकी रह गया इमरान खान और दीगर असीरान की रिहाई। तो आप इन मुतालबात में से किस पर समझते हैं कि पेशरफ्त हो सकती है? हुकूमत इनमें से किस पर अपने लचक दिखा सकती है? कहां पर आप फेवर दे सकते हैं? देखिए, आज इलेक्शन के ऑडिट की बात की तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अता साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा अगर आप ये चाहते हैं ये भी हो जाएगा, ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, हल्के भी खुल जाएंगे। आप हल्के खोलना चाहते हैं तो खोल लें, आप उठा के वीडियो चला दें, एक्सेप्ट उनका आज की जो उनकी गुफ्तगू है। तो हम तो किसी बात से पीछे नहीं हट रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इमरान खान की रिहाई की अगर बात करें तो माजरत के साथ दैट्स समथिंग दैट वी कैन नॉट ऑफर बिकॉज ही विल हैव टू फेस द म्यूजिक। और असीरान की रिहाई की अगर बात करते हैं तो लिस्ट शाया करें या दें हमें लिस्ट, बताएं कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जो आपने इनके मुताबिक जो है वो गलत केसेस में रखे हैं या इलीगल कन्फाइनमेंट हैं, वो बता दें। कोई कहीं से तो स्टार्ट करे ना। इमरान खान साहब के ऊपर केसेस कौन से हैं? 9 मई का केस है, 190 मिलियन पाउंड का केस है, तोशाखाना के केसेस हैं। ये केसेस हैं जो उनके केसेस हैं। मतलब ये बता दें क्या तोशाखाना नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, चले सही किया होगा, गलत किया होगा, लेकिन एक कनेक्शन तो है। 190 मिलियन पाउंड का मुझे बता दें कि क्या वो फाइन किसी और मद में आया था, क्या बंद लिफाफों में काबीना के मेंबरान को क्या ये नहीं ब्रीफिंग दी गई थी, और फिर उसके बाद क्या अल-कायदा ट्रस्ट एग्जिस्ट नहीं करती? ये तो हम नहीं ऑफर कर सकते। ही विल हैव टू फेस द कोर्ट्स जस्ट लाइक वी डिड। और दीगर सियासी लीडर तरह अदालतों में जाके अपना केस प्रूव किया और उसके बाद फिर और जुडिशल कमीशन बन सकता है 9 मई के हवाले से। देखिए, ये जब बातचीत होगी, जिस तरह शेर अफजल साहब ने भी बात की आज, उन्होंने कहा कि ये दोनों कमेटीज बैठे, ये भी कमेटी फॉर्मेशन करें ताकि बैठे और फिर TORs तय हो और फिर एजेंडा तय हो।
ये नहीं हो सकता कि आपकी चले डिमांड हो सकती है थ्रू डिस्कशन, थ्रू डायलॉग, थ्रू डिस्कोर्स। ये चीजें आपस में जब हम बातचीत करेंगे कमेटी के लोग, तो वहां पे फिर ये डिस्कस होगा क्या एजेंडे पे होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। नहीं मैदर पंजोता साहब, ये आपने इमरान खान की रिहाई के हवाले से तो सीधा सीधा सुन लिया, हुकूमत का मौके बड़ा वाज़ेह है कि भाई इस पर तो ये तो अदालतों में ही जाकर करना पड़ेगा। तो आपको कितनी उम्मीद है फिर इन मुज़ाकरात से? आप क्या होप्स लेकर जा रहे हैं मुज़ाकरात में? हमने तो अपनी जो बात है वो वाज़ेह रख दी है, अपना मौक़िफ़ रख दिया है। अब डेफिनेटली जो आपका मुखालिफ होता है वो कभी भी नहीं चाहता कि आपको स्पेस मिले, आपकी जमात को स्पेस मिले। उसका दिल यही होता है कि अकेला मैं इधर बैठा रहूं, जैसे भी मुझे बिठाया गया है, धांधली के जरिए, डाके के जरिए, चोरी के जरिए, डील के जरिए, जो भी तरीकाकार अडॉप्ट किया गया है, सियासी जो आपका मुखालिफ है वो बिल्कुल उसको निस्त व नाबूद कर दिया जाए। इन्होंने तोशाखाना की बात की, तोशाखाना में पहले 3 साल सजा दी गई। हालांकि कानून ये है कि एक जुर्म पर एक दफा होता है ट्रायल, ये नहीं होता कि आप बार बार जो है वो ट्रायल करें, बार बार केस बनाएं। फिर दूसरी दफा इन्होंने तोशाखाना नैब का चलाया, उसके अंदर इन्होंने 14 साल सजा दी। फिर तीसरी दफा अब शुरू कर दिया है वहां पर नैब के अंदर, और नैब से जब देखा कि नैब के लॉ के अंदर तरमीम हो गई है तो फिर उसको जो है FIA के अंदर लेकर आ गए। चौथा केस जेली रसीदों के हवाले से है। जितनी केसेस में पीछे सजा हुई है, 2 में हुई, 2 में जब हाई कोर्ट में आया तो वहां पर तो कोई चीज नहीं साबित कर पाए कि इमरान खान का कोई जुर्म है। जो आपने गवाह अपने जो वो डील करके या जिस तरीके से भी आपने उनको पेश किया, जिस तरीके से भी आपको लेकर आए, उनको तमाम लोगों के बयान उठाकर देखें, हर एक का बयान दूसरे के साथ मैच ही नहीं होता। अलकादर ट्रस्ट केस की बात करते हैं, उसमें जितने गवाह पेश हुए, एक कहता है जी मैं उस काबीना का अंदर था ही नहीं, वो आजम खान की बात कर रहा हूँ जहां पर ये लिफाफा आया। एक कहता है जी वहां गुडविल के अंदर ये बात की गई, एक कहता है जी ओपन लिफाफा। तमाम लोगों के बयान ही आपस में मैच नहीं है। जो गवाह बुनियादी तौर पर सर मैं ये कह रहा हूं ना पंजोता साहब, मैं यही कह रहा हूं ना कि आपकी राय में और हुकूमत की राय में बुनियादी चीजों पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगरचे आप होपफुल हैं और बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जब बैठेंगे तो ये शायद फासले कम होंगे, लेकिन दूसरे एक तरफ बैरिस्टर एक तरफ जो शेर अफजल मरवत हैं वो कह रहे हैं कमेटी बनाएं, बातचीत करें। लेकिन अली मोहम्मद खान आज पार्लियामान में खड़े होकर कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांग रहे। सुनिए उन्होंने भी क्या कहा है। मुज़ाकरात निकल आएगा, इमरान खान भी इंशाअल्लाह 500 दिनों से खड़ा है। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। अगर तुम समझते हो कि उसको अंदर रख के मुल्क चला सकते हो, चला के देख लो। पंजोता साहब किसकी बात को या किसके रवैये को सही माने? शेर अफजल मरवत को जो कह रहे हैं कि कमेटी बनाएं, आगे बढ़ें, और अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं हम नहीं भीख मांगते मुज़ाकरात की। फिर कैसे बात आगे बढ़ेगी? मैं वही कह रहा हूं जी कि असद भाई, बात होती है इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, एक लेवल पे होती है। ये नहीं होता कि एक बंदा कहे कि हमारे दरवाजे खुले और दूसरी तरफ से धमकियां दी जाएं कि हम जनाब देखें जी कि ये तो डर गए हैं, फैज से डर गए हैं, इसकी गिरफ्तारी से डर गए हैं। 34 साल सजाएं दी गई हैं इमरान खान साहब को। 200 से ज्यादा खान साहब के ऊपर केसेस बनाए गए। 500 से ज्यादा दिन उनको हो गया, आज 501 दिन हो गए खान साहब बंदे सरासर रखे। तरीके इंसाफ को कोई ऐसा बंदा नहीं जिस पर केसेस ना बनाए गए। हम तो नहीं डरे, हम तो नहीं पीछे हटे, हम तो अपने मौके पर कायम रहे। और अब भी अगर हमने बात की है तो उसके अंदर हमने वाज़ेह अपना मौक़िफ़ रखा है कि जुडिशल कमीशन बनाया और सियासी कैदियों को। ठीक है, ये आपका चलिए, ये जो आप कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है। ये जो आपने कहा ना केसेस की बात है, हाँ जी सही है। बैरिस्टर साहब, ये जो आपका आर्गुमेंट था कि भाई ये जो केसेस हैं ये तो आपने अदालतों में फेस करने हैं, इसका जवाब उनके पास ये है कि भाई ये सारे केसेस है, इद्दत हो, साइफर हो, तोशाखाना 1 हो, 2 हो, इसमें या तो जमानतें हो गई हैं या फिर बरियत हो गई है। तो अदालतों को तो फेस कर लिया है, उसूली तौर पर तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए। फिर अदालतों के फैसले को देखें तो देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस है, उसमें ऑब्वियसली अंडर ट्रायल है। 9 मई का केस है, वो अंडर ट्रायल है। ऑफ कोर्स तोशाखाना 2 है, वो अंडर ट्रायल है। मतलब ये तमाम तर चीजें हैं जो केसेस ऑन गोइंग है। एंड आई एम श्योर पंजोता साहब खुद लॉयर हैं, इनको भी पता होगा केसेस हैं। ये अगर कहते हैं कि अगर इनकी सोच के मुताबिक ये झूठे केसेस हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये भी बात झूठी है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम किसी न किसी पॉइंट पे रहे होंगे। बिकॉज अलकादर केस उसी वजह से है, तोशाखाना 2 उसी वजह से है, तोशाखाना 1 उसी वजह से है। मैं तो उन केसेस में बात करूंगा जो कि अभी भी चल रहे हैं। अदालतों से जिस तरह हमने रिलीफ लिया, इसी तरह इनको अदालतों में जाके अपना केस प्रूव करना पड़ेगा और वहीं से जाके रिलीफ मिलेगा। वी कांट ऑफर एनीथिंग टू देम इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रिलीफ फ्रॉम दीज केसेस। ये केसेस कोई हमारी मर्जी या हमारी मंशा पे नहीं बनाए गए। ये तमाम तर वो केसेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनका एक बैकग्राउंड है।
ये नहीं है कि कोई सियासी नोयत के केसेस हैं। ये अगर खुद समझ रहे हैं कि सियासी नोयत के केसेस हैं, देन आई फेल टू फैथम कि शायद ये 190 मिलियन की स्टोरी भी इनको नहीं पता, इनको तोशा खाना का भी नहीं पता। तो फिर मेरे ख्याल से जाके थोड़ा सा होमवर्क कर लें, पता चल जाएगा कि कौन से तोहफे थे, कौन से तोहफे थे, कौन से काबीना को पेपर दिखाए थे और कैसे जो है वहां से सारा मामला। तो अकील मलिक साहब, मुझे आखिर में ये बता दीजिए कि इस बात का कितना इम्कान या खदशा मौजूद है कि अमेरिका इसमें इंटरवीन करेगा। रिचर्ड ग्रेनेल की एक बड़ी ट्वीट काफ़ी मौजूद बहस है इस वक्त कि जिसमें उन्होंने फ्री इमरान खान का एक जो है वो ट्वीट किया है। तो आपके ख्याल में अगर अमेरिका इंटरवीन करता है डोनाल्ड ट्रंप ओहदा संभालने के बाद, तो क्या रिस्पॉन्स होगा हुकूमत पाकिस्तान का? देखिए, अमेरिका ने तो उस टाइम भी इंटरवीन किया था और कहा था कि इतने अरब डॉलर ले लो और एटमी धमाके ना करो। तो फिर उस टाइम क्या हुआ था? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो फिर भी एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान तो को एटमी कुव्वत बनाया था। ऑफ कोर्स प्रेशर उस टाइम भी था, प्रेशर वक्तन फवक्तन आते रहते हैं, बट ऑफ कोर्स यू नो वन शुड नो हाउ टू सस्टेन दैट प्रेशर। और वो प्रेशर सस्टेन करने का हमारी हुकूमत का तजर्बा तो अच्छा है, क्योंकि हमने जब 98 में भी सस्टेन किया था और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनने से उसके हायल नहीं हुए थे, उसमें रुकावट नहीं डाली थी। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रेशर, पहली तो बात है कि एक बयानिया गढ़ा गया इनकी पार्टी की तरफ से, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कोई अमेरिका के गुलाम है, गुलामी नामंजूर, और उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि जी अमेरिका की सॉफ्ट गुलामी जो है हमें मंजूर है। बिकॉज ऑब्वियसली ये जो सफर डोनाल्ड डू से डोनाल्ड ट्रंप तक का सफर है, ये कौम और अवाम की भी आंखें खोल देनी चाहिए इसको, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट्स लिटरली अ जोक विद दिस नेशन कि एक अपने पैरोकारों को, अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और कहा गया कि जी गुलामी नामंजूर, हम गुलाम नहीं है और हमारी हुकूमत अमेरिका ने कराई है और अभी ही मदद मांगते हैं अमेरिका से क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आ चुका है। सो ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू कम टू आवर रेस्क्यू और हमें जो है वो बाहर निकालेगा। इमरान खान का वो बहुत जहरी दोस्त है। Just look at their flawed argument. बिल्कुल। पंजोदा साहब कमेंट करते जाइए। क्या तमाम उम्मीदें जो हैं वो अब आपकी डोनाल्ड ट्रंप से और अमेरिका से वाबस्ता है? इस वक्त जो है ना रिचर्ड जो है ना उसके ऊपर जो है ना तहरीक इंसाफ का जो फेस है ना वो मुस्कुरा रहा है, इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है कि वो जो है रात को अचानक से ट्वीट जो किया होता है वो डिलीट कर देता है, फिर आज दिन को करवाया जाता है। और आप देख लें कि अकील साहब भी यहाँ पर जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये बुखलाहट जो है ना, ये जो परेशानी है ये इनको खाई जा रही है। इसी वजह से ये इनकारी है कि जनाब हमने तो कोई ट्वीट ट्रंप के खिलाफ नहीं किया था। वो जो पुराने ट्वीट किए हुए थे ना, मुबारकबादी उस वक्त दे रहे थे नए सदर को, वो भी सारे डिलीट किए गए। और देखिए दुनिया में कहीं पर अगर कोई जमहूरियत के लिए आवाज बुलंद करता है ना कि किसी जगह पर नाहक लोगों को रखा गया है, वहां पर आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, तो पाकिस्तान भी दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर जहां पर जमहूरियत को डीरेल किया जाता है, आइन पर हमले हो रहे हैं या इंसानियत का जो बुनियादी हकूक है वो सलब किए जा रहे हैं, तो आवाज बुलंद करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है गुलामी हम कर रहे हैं, हम तो अवाम की ताकत से अवाम ने हमें बहुत शुक्रिया। किया नहीं, हैदर पंजोता साहब बहुत शुक्रिया, बैरिस्टर अकील मलिक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मुज़ाकरात की बात हो रही थी, मुज़ाकरात पर हमने इसी मौजू पर प्रोग्राम का आगाज़ भी किया। फैसल वाडा साहब की एक ट्वीट में आपके साथ शेयर करता हूं। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने कोशिश की वैसे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म और बिलावल साहब की मुलाकात, मौलाना साहब के मसले का हल, MQM और बाप की नुमाइंदगी और PTI से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही सर अंजाम दिया जाएगा। यही तरीका है बातचीत से आगे बढ़ने का। उम्मीद करता हूं मेरी कोशिश टाइगा नहीं जाएगी और सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी और इंशाअल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूं। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में, इसके लिए अपना किरदार अदा कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो मुज़ाकरात के हवाले से फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने भी कुछ उम्मीदों का इजहार कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बर्फ कुछ पिघली है, ऐसा लग रहा है आज के पार्लियामान के इजलास से कि माहौल कुछ बेहतर हुआ है और वाकई हुकूमत ने इंदिया दिया है कि मुज़ाकराती कमेटी के जवाब में मुज़ाकराती कमेटी बनाने जा रहे हैं। क्या होता है ये हम देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब की सरबराही में बनाई गई रूल्स कमेटी, उसने अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। मुख्तलिफ जजेस की जानिब से तजावीज़ दी गई थी, उन तजावीज़ को इकट्ठा करके और उन पर गौर व ख़ौस करने के बाद ये
रूल्स बनाए जा रहे हैं और इसकी सिफारिशात जुडिशल कमीशन के पास भिजवाई गई हैं। इसमें कहा गया है कि जितने भी जजेस के नाम, जितने उम्मीदवारों के नाम जजेस के तकर्रुर के तौर पर आएंगे, उनकी अहलियत और तालीमी काबिलियत और तजर्बे पर सैर हासिल पहले जुडिशल कमीशन में गुफ्तगू होगी और उसके बाद खुफिया रायशुमारी से उन पर वोटिंग की जाएगी। और यह भी कहा गया है कि जजेस की और सेशन जजेस और वकला की मुनासिब नुमाइंदगी इसमें शामिल की जाएगी। ये जो सिफारिशात भेजी गई हैं जुडिशल कमीशन को, इस पर सबसे पहले बात करेंगे और फिर मदारिस पर जो बहस चल रही है, आज पार्लियामान में भी उस पर गुफ्तगू हुई है, और साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जिसमें अब नैब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। मेरे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और माहिर आईन व कानून भी है। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, खुशामदीद। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, JUI के रहनुमा हैं। रजा हारून साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो अभी सिफारिशात अभी सुप्रीम कोर्ट पर कुछ देर पहले अपलोड की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर, कैसे देख रहे हैं आप इनको कि पहले गुफ्तगू होगी जुडिशल कमीशन में और फिर जुडिशल कमीशन जो है वो खुफिया रायशुमारी से जजेस का इंतखाब करेगा? इसमें ठीक है, मगर अब इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इस पे इस तरह से तबसरा कर देना, क्योंकि वो तबसरा जाहिर है फिर जब मानियर चला जाएगा तो फिर एकट का हिस्सा बन जाएगा। मुमकिन है इसमें कोई अच्छी बातें हो, मुमकिन है इसमें कोई अच्छी बातें ना हो। फैसल साहब, आप कैसे देखते हैं? और इसमें यह भी है कि हाई कोर्ट के जज के चीफ जस्टिस का इंतखाब सीनियर तीन जजों में से होगा, यह भी इसमें शामिल किया गया। तो मजमूई तौर पर कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए सर, ये रूल्स बनाए कि एक तो खुफिया रायशुमारी का क्या मतलब है? जुडिशल कमीशन के मेंबरान जो है इन कैमरा इजलास में, उनको एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है। ये जज सिलेक्ट कर रहे हैं या अपना कोई आप प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका भी ओपन हैंडेड होता है। तो ये जो खुफिया रायशुमारी है, ये तो बिल्कुल ही एक मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसा तरीका है जिसको बिल्कुल खिलाफ कानून भी है, खिलाफ ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। आपने जिसने जो वोट देना है वो दे। ये खुफिया जो है, ये तरीका रायशुमारी का जुडिशल कमीशन के जो अरकान हैं, क्या वो किसी को वोट देते हुए क्या झिकेंगे या अपना नाम नहीं आने देना चाह रहे, या ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर है? तो इसके ऊपर तो बात करनी पड़ेगी कि ये खुफिया रायशुमारी इन कैमरा इजलास में क्या अरकान को एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं है, तो उसकी वजूहात क्या है? तो वजूहात तो देनी पड़ेंगी। दूसरा, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको वायलेट करना, और हाई कोर्ट की आप ये कह रहे हैं कि 3 जजेस जो हैं उनको उनमें से आप लगाएंगे, तो ये तो पहले भी ये जो लाहौर की चीफ जस्टिस लगाई गई थी, उस वक्त भी हम सबने मिलकर वायलेट किया था। जहां ट्रस्ट केस में ये हमारा बार्स का एक फुल सेटल्ड मुतालबा भी है और हमेशा हम इसके साथ सीनियरिटी प्रिंसिपल के साथ लड़ते हैं। तो आप 3 जो सीनियर मोस्ट में से लगाएंगे, ये तो फिर पिक एंड चूज हुकूमत है। जुडिशल कमीशन में की फॉर्मेशन ऐसी रखी हुई है कि वो तो उनकी मर्जी के बगैर होगी नहीं। तो जुडिशरी जो है वो तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि चीफ जस्टिस साहबान के जो कमरे उनके पास फटियां लगी हुई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ फलानी हाई कोर्ट और फलाना सुप्रीम कोर्ट और फलाना हाई कोर्ट, वरना तो उनके नाक के नीचे अदलिया को तबाह कर दिया गया। अदलिया का जो निज़ाम है, क्या ये हुकूमत अदालतें जो है लोगों के आईनी और कानूनी हकूक की हिफाजत कर पा रही हैं? मेरा नहीं ख्याल। मेरा तो ख्याल है कि अदालतें कासिर हैं अपना रोल अदा करने से, और इसमें बड़ी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन इसमें तो नजर आ रही है। यानी लोगों को कोई इदारे जो है टच से मस नहीं हो रही, कोई जो लोगों के मातहत अदालतों के जो अहकामात हैं, इस्लामाबाद में 81 वर्कर्स को छोड़ा गया, उसी अदालत में जो गिरफ्तार किया गया। उमर अयूब को वगैरह को जो है वो अदालत के अहाते से गिरफ्तार कर लिया गया जब वो जेल की पेशी से निकले थे। सही है। तो फैसल साहब, उसमें इसमें जो जस्टिस मंसूर ने खत लिखा था, उसमें उन्होंने भी कहा था कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन है जुडिशियल कमीशन की, उसमें सियासी तौर पर भर्तियों के खदशात बढ़ गए हैं। ये तो सारा सियासी है ना जी। 26वें आईनी तरमीम के बाद तो कॉम्प्रोमाइज हो गई जुडिशरी कहाँ रह गई है? ये तो फिर हर जगह इंतजामिया है ना जी, यहाँ पे हर जगह हुकूमत है। ये जो 26वें आईनी तरमीम में अदलिया से मुतल्लिक जो बातें हैं, मैं तो बिल्कुल इसको समझने से कासिर हूँ। ये बिल्कुल ना, एक तो जिस तरह से ये नाम आए हैं, खासकर लाहौर हाई कोर्ट में 47 जजेस के नाम, इस तरह से तो दर्जा 4 के नौकरियों के नाम नहीं आते जैसा से ये दिए गए।
हर बंदे ने अपना अपना नाम दे दिया। बिल्कुल ठीक है। और ये इसमें एक बिल्कुल खैर इसमें फैसला अब ये तो कहा गया ना कि सिर्फ एक कॉर्पोरेट जज का बेटा होना जो है ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। कुछ 6 नाम तो आपने वहां पे दे दिए, तो ये देखें ये इनके ऊपर काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ठीक है, तो इसमें रजा हारून साहब एक पहलू और भी है, और वो पहलू ये है कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने जैसे सिंध हाईकोर्ट में जाकर चैलेंज किया, 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, और जस्टिस मंसूर साहब ने जमाल खान मंदुखेल साहब को खत लिखा था, चीफ जस्टिस को भी खत लिखा गया, और बुनियादी नुक्ता ये उठाया जा रहा है जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने उठाया कि जुडिशियल कमीशन का इजलास होने से रोका जाए जब तक कि 26वीं तरमीम के खिलाफ आने वाली दरखास्तों को सुन ना लिया जाए, और जजेस की अपॉइंटमेंट को रोका जाए क्योंकि सियासी बुनियादों पर भर्तियां हो सकती हैं। तो जब तक ये 26वीं तरमीम सेटल डाउन ना हो जाए तब तक ये भर्तियां ना की जाएं। कैसे देखें आप सर? खदशात हो सकते हैं अब्बासी साहब के या दीगर पटिशनर्स के, लेकिन उन खदशात की बुनियाद पर आइन के अंदर जो तरमीम हो चुकी है उसको काम करने से नहीं रोका जा सकता। ना जजेस को रोका जा सकता है, ना जुडिशियल कमीशन को, ना आइनी बेंच को। जिसको दरखास्त देनी है वो जरूर दरखास्त दे, लेकिन ये तो खदशात की बुनियाद पर एक पूरे दायरे को आप काम करने से रोक दें जो आइन में अब डिफाइन कर दिया गया। अगर वो किसी को पसंद नहीं है तो पटिशनें हैं, जब वो चैलेंज होंगी, जब चैलेंज हो रही हैं, जब उन पे केसेस चलेंगे, जब उनकी डेट्स होंगी, उसके बाद फैसला आएगा। लेकिन उस दौरान चूंकि आइन इन प्रैक्टिस है, आइन इन मोशन है, आइन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो उस दौरान जो कुछ भी हो रहा होगा उसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उसको कोई, मैं नहीं समझता कोई गैर आइनी बात होगी इसके अंदर। तो खदशात जरूर हो सकते हैं, और मुझे समझ में नहीं आता कि जब एक सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन पेंडिंग मौजूद है, वहां पे एक चीज है, तो फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाने का सिवाय सियासी मकसद के, सिवाय सियासी तौर पर अपने लिए खबर बनाने के और तो मुझे कोई मकसद नजर नहीं आता। और उस दौरान यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है तो शायद खाकान अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में क्यों गए? ऑफ कोर्स, मतलब समझ में आने वाली बात नहीं है ना कि आप एक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज चीज को आप मुख्तलिफ हाई कोर्ट में चैलेंज करके सिवाय इसके क्या आपने एक न्यूज ब्रेक करनी है, न्यूज बनानी है, अपना भी कहीं ना कहीं नाम लिखवाना है, उसके अलावा क्या मकसद हो सकता है? दूसरी बात यह कि इस दौरान जो ज्यादा तशवीशनाक बात है कि मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर जज, मोहतरम जज साहिबान हैं, जिस तरीके से वो भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और बार बार इस पर बजिद हैं, इससे भी मैं समझता हूं कि उनके अपने विजन्स, व्यूज और उनके अपने जो ख्यालात हैं सामने आ रहे हैं, वो फिर कैसे बैठेंगे उस आईनी बेंच में या उस आईनी बेंच से बाहर? अगर जजेस, सीनियर जजेस उस पर एक राय कायम कर लेंगे तो क्या ये इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो जाएगा? तो आई थिंक हर एक को अपनी अपनी डोमेन में जाना चाहिए। जब तक ये आइन में ये शिक मौजूद है, आईनी बेंच की शिक मौजूद है, जुडिशियल कमीशन फॉर्म हो गया, जब तक ये मौजूद है ये अपना काम करेगा, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, उसके हर फैसले को प्रोटेक्शन हासिल है, उसकी हर मीटिंग को प्रोटेक्शन हासिल है। उसको काम करने से रोकना इज लाइक सस्पेंडिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज नॉट गुड। आप नहीं कर सकते। इसका एक आसान हल है ना फिर रजा साहब, रजा हारून साहब, फिर तो ये ना कि अगर फर्ज कीजिए आप सर, अगर सुप्रीम कोर्ट फर्ज कीजिए कि 8 महीने तक या 10 महीने तक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करती, अब तो वैसे खैर डायरी नंबर लग गया है, शायद जनवरी में हो जाएगी, लेकिन मैं एक ऐसे सिनेरियो की बात कर रहा हूं कि फिर अदालत के पास ये इख्तियार तो होता है कि वो उसको समाअत के लिए जल्द मुकर्रर ही ना करे, तो फिर तो ये आप इसको लटका के इन दरखास्तों को समाअत सिस्टम चला सकते हैं। वो चाहे असद भाई, वो चाहे समाअत कल हो जाए या 8 महीने बाद हो या 2 हफ्ते बाद हो, इस दौरान उस आइन के तहत जो कार्रवाई है उसको आईनी प्रोटेक्शन हासिल है, तमाम फैसलों को, तमाम कार्रवाइयों को, तमाम मीटिंग्स को। अब ये मोहतरम अदलिया के ऊपर है, वो आज ले लेती है, हफ्ते बाद लेती है, बकौल आपके 8 महीने बाद लेती है, डजंट मेक अ डिफरेंस टू दैट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। उसको सस्पेंड करने की बात करना, आपका मतलब ये है कि जब तक है वो आइन है, रोका नहीं जा सकता। आइन है ना, आइन हो गया ना, जो भाई जी पसंद ना हो वो एक अलग बात है, किसी को पसंद ना हो एक अलग बात है, उसकी राय उसने चैलेंज कर दिया, लेकिन उस दौरान तो वो आइन है ना। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्जा साहब, सर आप ये जो जस्टिस मंसूर साहब ने भी खत लिखा था जमाल खान मंदुखेल साहब को, उसमें बुनियादी नुकता उनका यह था कि जुडिशियल कमीशन की तश्कील इस तरह से हो गई है कि उसमें एग्जेक्टिव की अक्सरियत हो गई है और उसकी वजह से सियासी भर्तियों का खदशा है, इसलिए रोक दिया जाए जब तक ये 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को ना सुन लिया जाए। आपके ख्याल में ये नुकता वजन रखता है?
देखिए, ये पहले तो इस बात पे जरा सोचा जाए कि ये ऐसे हालात क्यों आएगी जो एग्जीक्यूटिव ने अपनी एक्सपीरियंस जो है वो कर ली। क्या इससे पहले जो है क्या हम सारे ये नहीं कहते रहे कि ये जजेस जो है वो जजेस का क्लब बन गया है और उन्होंने अपने चैम्बर से जो है ना वो अपॉइंटमेंट शुरू कर दिए हैं, कभी मेरे चैम्बर से हो गए, कभी आपके चैम्बर से हो गए, कभी तीसरे के चैम्बर से हो गए। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, मदारिस वाले मामले पर हम गुफ्तगू करते हैं। ईवान सदर ने रोक लिया उस बिल को जो पार्लियामेंट और सेनेट से पास हुआ, बाद में उसमें निशानदेही हुई कि ये तो हो नहीं सकता, उसमें मसाइल हैं। आज पार्लियामान में इस पर बहस हुई है। मौलाना फजल रहमान समझते हैं कि एक्ट बन चुका है, बस नोटिफाई होना बाकी है। आजम नजीर तारड़ साहब ने इस पर काफी सारी वजाहत की है। क्या ये वजाहत JUI को काबिल कबूल है या नहीं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। फैसल चौधरी साहब, ये मदारिस वाला जो मामला है, इस पर ये जो बिल है, इस पर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप क्या समझते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मौक़िफ़ के बारे में? वो कहते हैं कि जी ये तो बिल बन चुका है, ये एक्ट बन चुका है, ये जो बिल था ये तो अब सिर्फ इसको नोटिफाई होना बाकी है। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं? देखिए, नहीं, नोटिफाई तो जब तक प्रेसिडेंट की सेंड नहीं होती और वो गजट नोटिफिकेशन नहीं होता तो वो नोटिफिकेशन तो नहीं हो सकता। और प्रेसिडेंट जो है अगर उन्होंने उसके पे वापस भेजे, देखिए इसमें दो तरह की राय हो सकती हैं। बुनियादी तौर पे बिल का जो कंटेंट है या बिल के ऊपर जो इस वक्त उसकी नेचर है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस तरह से हुकूमत ने एक धोखाधड़ी की है, उससे उनके एतमाद को ठेस पहुंची है। जो सियासी जमातें उन पर एतमाद करती थी उनके भी ये मामलात में मायूसी हुई और अवाम की तरफ से भी ये मायूसी का जो तो ऑलरेडी इजहार जनरल इलेक्शन में भी हो गया। तो हुकूमत ने इस्तेमाल किया है एक सियासी जमात को, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन है। बाकी मदारस का ये जो बिल है या इसकी जो रजिस्ट्रेशन जो है वो आधे महकमा तालीम के साथ रजिस्टर हैं, तो अगर आधे जो है वो सर्विस इंडस्ट्रीज के साथ रजिस्टर होना चाहते हैं, ये तो बहस तलब मसला है, इसमें बहस तो की जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो मसला सामने है वो ये है कि एक सियासी जमात को इस्तेमाल किया गया, उनसे वादा खिलाफी की गई और ये मिस जो है ये पहली दफ़ा नहीं की गई। जब PTM के सरबराह थे मौलाना साहब, तो उस वक्त भी उनको आगे लगा के सारे काम कराए गए, लेकिन जब मामला हुआ तब भी मौलाना साहब को इग्नोर किया गया, JUI को इग्नोर किया गया। दो कि ये इनका अपना ज़ाती अंदरूनी मामला है, लेकिन एज ए पोलिटिकल स्पेक्टेटर या एक शहरी होने के मेरी राय में हुकूमत जो है वो धोखाधड़ी के ऊपर नहीं चल सकती। धोखा दिया गया हुकूमत का बिल्कुल ठीक होता है वो ट्रस्ट अगर हुकूमत का, आप कह रहे हैं हुकूमत ने धोखा दिया, लेकिन फैसल साहब JUI समझती है कि पीपल्स पार्टी है जी, लेकिन पीपल्स पार्टी रजा साहब JUI ये समझती है कि पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है। तो ये तो बिलावल साहब से बराह रास्त शिकवा है, क्योंकि चले मैं रजा साहब के सामने से सवाल रख दूं, क्योंकि मौलाना साहब ने ये कहा है, रजा हारून साहब से मैं सवाल, अगर फैसल साहब इजाजत दें तो मैंने कहा मियां नवाज शरीफ साहब कैसे प्राइवेट पे बैठ के उन्होंने इस बिल पे असेंट किया। पहले जरदारी साहब ने असेंट किया, उसके बाद रायवंड में नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर असेंट दिया और अपनी जो है वो गारंटीज दी। अब वो जरदारी साहब हो या नवाज शरीफ साहब हो, अपनी जबान पे तो उनको कायम रहना चाहिए। लेकिन ये मदारस का जो बिल है, बाद में अगर ये होता कि जिसमें मामला गड़बड़ है तो अदालतें डिस्क्रिमिनेशन पे देख लेती, लेकिन जो एक वादा करके वादा खिलाफी की गई है उससे हुकूमत का एतमाद जरूर मजरूह हुआ है। बिल्कुल ठीक है, मगर नून लीग ये कहती है कि जी हमने तो ये पास करके भेज दिया था, जरदारी साहब ने दस्तखत नहीं किए। और JUI का शिकवा, ये मौलाना का शिकवा जो है बिलावल साहब से इसलिए है कि फ्रंट पर तो बिलावल साहब ही लीड कर रहे थे इस सारे मामले को, इसलिए वो समझते हैं कि बिलावल साहब ने धोखा दिया है, और क्योंकि रोका भी ईवान सदर ने है। रजा साहब, मेरा ख्याल ये है कि धोखा किसी ने किसी को नहीं दिया। एक कैंपेन थी, उसमें मुलाकातें हो रही थी 26वीं आईनी तरमीम के लिए। बिलावल साहब का जो रोल है वो सिर्फ सियासी मुलाकातों का नहीं है, बल्कि उन्होंने पब्लिक ओपिनियन बिल्ड किया। तमाम जो वॉक ऑफ द लाइफ है, चाहे वो वुकला हो या टीवी मीडिया के जरिए अवाम से बात करना, उन्होंने एक बड़ी कैंपेन चलाई और फ्रंट से लीड किया 26वीं आईनी तरमीम को। उसी सिलसिले में उनकी ज़ाहिर है मौलाना साहब एक ना सिर्फ उनकी जमात पार्लियामेंट का हिस्सा है, बल्कि मुल्क के बड़े सियासतदान है, बल्कि चंद
जो सीनियर तरीन मोतबर तरीन सियासतदान है उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का नाम आता है। उस दौरान यकीनन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इस मखसूस बिल के हवाले से, और वो पार्लियामेंट से पास भी हो गया। अब सदर साहब की तरफ से जो इतराज आया है वो भी मैं समझता हूँ कोई इतना ठीक है। मैंने आज मौलाना साहब की तकरीर सुनी, बहुत मुदल्लल और तफसील के साथ उन्होंने ना सिर्फ उसका बैकग्राउंड बताया बल्कि आईनी और कानूनी पहलू भी बताए। तो अगर वो जिस तरह वो फरमा रहे हैं जी उसी तरीके से अगर तमाम चीजें हो सकती हैं, उसमें आईन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होती और एतराजात भी अगर रिजॉल्व हो जाते हैं तो बेहतरीन तरीका कर लेना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये कि अगर कोई ऐसी टेक्निकलिटी है जो कि हायल होती है उस बिल को पास कराने में, और वो बातचीत से मौलाना साहब की टीम, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग बैठकर उसको रिजॉल्व करके उसी एतराज को दूर करके पास करा सकती है, तो बजाय इसके कि बाद में किसी कोर्ट में उसमें एतराज हो, किसी कोर्ट से उसको रद्द किया जाए, पार्लियामेंट उसको खुद दुरुस्त कर ले। ये मेरी ख्वाहिश होगी, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उसको इस तरह कर लिया जाए। बाकी जाहिर है बड़े बैठे हुए हैं, फजल रहमान साहब हैं, जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बिलावल साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सब लोग बैठकर इसके ऊपर मौलाना साहब के जो आज तकरीर है वो बड़ी तफसील से, बड़ी मुतल्लिल, बड़े आर्गुमेंटेटिव है, विद उन्होंने जो रेफरेंसेस दिए हैं बड़े कन्विंसिंग है। लेकिन जाहिर है कि अगर कोई कानूनी नुक्ता ऐसा रह गया जिसकी तरफ प्रेसिडेंट साहब इशारा कर रहे हैं, धोखे के अलावा, धोखे देगी कोई बात नहीं है, तो उसको रिजॉल्व कर ले जाए तो बेहतर है। बाकी जो आईनी और कानूनी माहिरीन है इस बिल के हवाले से वो इससे बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं। आई थिंक इतना बड़ा इशू नहीं है, बातचीत से इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। कामरान मुर्तज़ा साहब, अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर क्या डेवलप हुई है? एक तो ये कि क्या आपको कोई एश्योरेंस दी गई है कि हाँ ये कोई मसला नहीं है, आप बैठकर बातचीत करके हल हो जाएगा, या कोई बड़ी रुकावट बाकी है इसमें? पहले तो मैं फैसल भाई है छोटा मगर उसकी एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि इन्होंने मौलाना साहब को आगे लगाया हुआ था, तो मौलाना साहब आगे लगने वालों में नहीं है, बस इतना सा उसका जवाब है। अच्छा, आपके पास मौलाना साहब सबसे आगे खड़े होकर लीड कर रहे थे, यूं कह लीजिए। मौलाना साहब को आगे लगाया हुआ लगा भी नहीं सकता मौलाना साहब को इस तरह, उसको रिप्लेस कर लेते। अब ठीक है। हाँ, अब वो इसमें 2-3 बातें हैं इस बिल के हवाले से। देखिए, इस बिल के हवाले से आज जैसे मौलाना साहब ने भी फरमाया, आप इसको आर्टिकल 75 को सामने रख लीजिए दस्तूर के, और उसके बाद जो है ना चंद चीज़ों को सामने लाइएगा। ये 20 और 21 को जो है ये बिल जो है 20 को सेनेट में आया और नेशनल असम्बली से पास होते होते इसको 21 तारीख हो गई। 26 अमेंडमेंट के साथ साथ इकट्ठा चल रहा था ये, इसको भी पास किया और उसी दिन इसको ट्रांसमिट कर दिया प्रेसिडेंट को स्पीकर साहब ने। अब जब ये 21 अक्टूबर को चला जाता है तो अब 21 अक्टूबर की डेट जो है आप जहन में रखिएगा, 28 को वापस आता है सदर के ऑफिस से दोबारा स्पीकर के ऑफिस को, और किसी एक गलती की निशानदेही की जाती है जो उनके ख्याल में थी सदर साहब की, और स्पीकर ऑफिस रूल 216 का सहारा लेते हुए नेशनल असम्बली के वो कहता है कि ये कलमी गलती थी, ये मैंने दुरुस्त कर दी है, और फिर वापस 1 नवंबर को वापस भिजवा देता है सदर के ऑफिस में। अब डेट्स जो है ना वो जरा जहन में रखिएगा, और आर्टिकल 75 भी। और उसके बाद सदर का ऑफिस उस गलती को जिसको वो गलती समझता था उसके ऊपर उसको प्रेस नहीं करता, उस पर जोर नहीं देता, उसको इस तरह उस पर इस्रार नहीं करता, रादर उसको तर्क कर देता है। और इसके बाद जो है वो मजीद 13 दिन जो है खामोश रहता है। 13 दिन के बाद नई कार्रवाई का आगाज होता है। हम वो आते आते पार्लियामानी अमूर की मिनिस्ट्री में 20, 21, 22 तारीख हो जाती है, मगर 13 तारीख जिसमें वो सदर ने उसको दोबारा इनिशिएट किया, हम उस 13 तारीख को लेते हैं। तो 13 तारीख आप जिस जगह से भी लेंगे, अगर वो पहली गलती से लेंगे, दूसरी गलती से लेंगे, वो 10 दिन के आर्टिकल 75 के वो 10 दिन के वो पैरामीटर्स में नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, या 2 उसमें जो है ना वो फैसल इसको बात को ज्यादा बेहतर समझ सकता है क्योंकि वकील है। जब इसमें जब 10 दिन गुजर गए और 10 दिन गुजर गए तो फिर वो ये कौन सा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था, और एलवी साहब उस वक्त थे, तो उस वक्त जो है वो जब उन्होंने किसी एक जगह पे दस्तखत नहीं किए थे बिल पे, तो उसका नतीजा क्या
उसको उन्होंने कहा कि जी कानून बन गया, और न सिर्फ कानून बन गया बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना। ठीक है जी, तो ये भी 10 दिन के अंदर, एक तो पीसमील में ऑब्जेक्शन जो है ना वो हुए हैं, दूसरे 10 दिन के अंदर नहीं। मगर इस सारे सिनेरियो में कामरान साहब, क्या आप ये समझते हैं कि अभी जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ कि धोखा दिया गया या इस्तेमाल किया गया, क्या आपके ख्याल में ऐसा हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तो आपको कहा कि ठीक है सब हो जाएगा, बस आप 26वीं तरमीम पे करें, लेकिन जब आपने 26वीं तरमीम पे वोट कर दिया तो बाद में कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता? क्या आपको लगता है कि इस्तेमाल हुई है JUI या धोखा हुआ है उनके साथ? देखिए, ये भी जरा जहन में रख लीजिए कि JUI इस्तेमाल नहीं हुई। 56 क्लासेस थे और 56 क्लासेस में वो क्लासेस भी थे जिसपे सब वोट कर रहे थे, आर्टिकल 8 के हवाले से, आर्टिकल 199 के हवाले से, आर्टिकल 51 के हवाले से, आर्टिकल 106 के हवाले से, आर्टिकल 200 के हवाले से। मगर ये आर्टिकल्स कहाँ गायब हो गए? वो सारी पार्टियां उस पर वोट करने के लिए तैयार थी, मास वाए JUI के, तो वो आर्टिकल उसके बाद कहाँ गई? वो सारी स्क्रैप हो गई। तो इसमें किरदार किसका बना स्क्रैप करने में? बाकी तो गवर्नमेंट के सिर्फ 22 क्लासेस रह गए, वो भी डाइल्यूट शुदा सूरत में। तो इसमें किरदार अगर कोई नहीं बना है तो JUI का बना है। और उसके बाद 5 जो है ना 22-5 हमने फिर अपनी जो है शिकें उसमें शामिल करवाई, 22 और 5 27 हो गई। ठीक है जी, तो हमसे कोई धोखा नहीं हुआ, बात नहीं। ठीक है, मगर एक एतबार करने की बात थी, वो एतबार जाहिर है कि वो ब्रीच हुआ है। ठीक है, एतमाद ब्रीच हुआ है, लेकिन अब JUI शायद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस गलती का इजाला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, फैसल चौधरी साहब, रज़ा हारून साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पंजाब असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। ये इजाफा कितना है ज़रा एक नज़र डाल लीजिए। पंजाब असम्बली की जानिब से अवामी नुमाइंदगान की तनख्वाहों पर नज़रसानी का बिल मंजूर किया गया है, जिसके तहत अरकान की तनख्वाहें 526% तक बढ़ जाएंगी। नई कानून साजी के बाद पंजाब असम्बली के हर रुकन की तनख्वाह 76,000 रुपए से बढ़कर 4 लाख रुपए माहाना हो जाएगी। सूबाई वुज़रा की तनख्वाह 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपए कर दी गई है। बिल के तहत स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 रुपए से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है। पंजाब असम्बली से मंजूर शुदा बिल के तहत डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपए कर दी गई है। वज़ीर आला के मुशीर और मुआविन खुसूसी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 रुपए मुहाना कर दी गई है। और पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह जो है वो 83,000 रुपए से बढ़ाकर 4,51,000 रुपए कर दी गई है। अज़मा बुखारी साहबा से सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि आपकी इस बारे में क्या राय है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा आप सुन लीजिए। 1,90,000 मुझे तनख्वाह मिलती है, उसके अंदर आप जो है वो नॉर्मल तरीके से अगर जी सकते हैं तो बता दें, और अगर मैं जितना हम काम करते हैं और हमारा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो हमें एक रीजनेबल तनख्वाह अगर हमारे पास हो तो उसमें बुराई नहीं है। 1,90,000 में अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं कि आम आदमी गुजारा नहीं कर सकता, लेकिन वो लाखों करोड़ों लोग जो 50,000 रुपए से कम कमाते हैं वो फिर इस महंगाई में कैसे गुजारा कर रहे होंगे, ये एक अहम सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।